नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्लास्ट नेशनल और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। मुख्यमंत्री गहलोत की गुड गवर्नेंस, प्रदेश में कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोए, इसको लेकर कवायद। दरअसल सीएस निरंजन आर्य ने जीरो हंगर योजना पर काम करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान में जीरो टॉलरेंस की नीति करप्शन के अगेंस्ट, लेकिन यहाँ कोई पेट भी खाली ना रहे, इसलिए सीएस निरंजन आर्य ने जीरो हंगर योजना पर काम करने के निर्देश दिए हैं। ठोस योजना और रणनीति के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। WFP के खाद्य एवं पोषण के कार्यों को लेकर आज समीक्षा की थी। लोगों को खाना ना मिलने की समस्या के कारणों को पहचानने की बात कही थी। मुख्य सचिव के निर्देशों का फाइल पर अनुमोदन हुआ है और राजस्थान में वैसे भी कोई भूखा नहीं सोता भामाशाहों का प्रदेश है। और मुख्यमंत्री ने जब अपील की थी कि कोरोना की वजह से जो बेरोजगार हो गए हैं, जिनके पास भोजन नहीं, उनको भोजन कराया जाए, तो पूरा राजस्थान ऐसे लोगों को भोजन कराता हुआ नजर आया था। क्योंकि मुख्यमंत्री कहते हैं कि कोई भूखा नहीं सोना चाहिए और इसलिए इस तरीके की पहल अब सीएस की तरफ से भी की जा रही है। और बात करते हैं यूपी के चुनावी समर की। यूपी में समाजवादी पार्टी को मिला टीएमसी का साथ, यानी कि भैया जी और दीदी एक साथ नजर आएंगे। अखिलेश यादव के समर्थन में प्रचार करेंगी ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को दीदी कहा जाता है और यूपी में अखिलेश को चाहने वाले उन्हें भैया जी कहते हैं। 8 फरवरी को लखनऊ में वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगी ममता बनर्जी। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र यानी कि बनारस कहिए, काशी कहिए, वाराणसी कहिए, ऑनलाइन प्रचार करेंगी ममता बनर्जी। अखिलेश यादव ने खुद इस बारे में फोन कर ममता बनर्जी से बात की है। कार्यक्रमों का दिन निर्धारित करने के लिए सपा नेता किरणमय नंदा ममता बनर्जी से मिले हैं। ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद सपा नेता किरणमय नंदा ने कहा, यूपी चुनाव में ममता कोई प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, लेकिन बीजेपी के खिलाफ, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ममता बनर्जी समाजवादी पार्टी के साथ हैं, अखिलेश के साथ हैं और इसलिए वो वर्चुअली सभाएं करेंगी। और ये सभा होगी प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में, यानी कि बनारस में। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री चेहरे की घोषणा कर दी और ये चेहरा है 2 बार के सांसद भगवंत मान। पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज इसकी घोषणा की। सीएम उम्मीदवार के लिए भगवंत मान के नाम का ऐलान किया गया और बाकायदा इसके लिए एक सर्वे कराया गया था और उस सर्वे के आधार पर उनका चेहरा सामने आया है। मोबाइल नंबर जारी कर मांगी गई थी जनता से राय और उस राय के आधार पर 3 दिन में 21,59,000 लोगों ने अपनी राय रखी। करीब 15 लाख लोगों ने भगवंत मान का नाम दिया। भगवंत मान के नाम का ऐलान करते हुए केजरीवाल ने कहा कि मान को 93.3% और सिद्धू को मिले हैं सिर्फ 3.6%। नाम की घोषणा के बाद भगवंत मान भावुक नजर आए, आंसू पोंछते भी नजर आए। उन्होंने कहा कि हरे रंग का पेन चमचों नहीं गरीबों के हक में चलेगा, यानी कि अगर वो मुख्यमंत्री बने तो गरीबों के हितों के लिए वो सब काम किए जाएंगे जिनका दावा आम आदमी पार्टी पंजाब चुनाव से पहले घोषणा पत्र के तौर पर कर रही है। लेकिन सवाल यह भी कि क्या पंजाब में हिचकोले खा रहा आम आदमी पार्टी का जहाज? फिरोजपुर ग्रामीण के उम्मीदवार अमनदीप आशु बांगर ने पार्टी छोड़ दी। आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं अमनदीप सिंह आशु बांगर। दरअसल केजरीवाल की पार्टी को बताया मल्टीनेशनल कंपनियों की पार्टी। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने किया बांगर का स्वागत। फिरोजपुर से कांग्रेस के टिकट पर लड़ेंगे अमनदीप सिंह आशु बांगर चुनाव को। वैसे ये कुछ नया नहीं है, जब भी चुनाव चल रहे होते हैं, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो रहा होता है, उस वक्त सबसे ज्यादा पार्टियों के नेता इधर से उधर हो रहे होते हैं। जिनको जिस पार्टी के जीतने की संभावना होती है वो उस पार्टी का दामन थामने की पुरजोर कोशिश करते हैं। कुछ राज्यों की झांकियां इस बार गणतंत्र दिवस परेड में शामिल नहीं होंगी, परेड से बाहर हो गई हैं। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल की झांकियां परेड में शामिल नहीं होंगी। स्टालिन और ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की है।
राजनीतिक कारणों से झांकियां परेड से बाहर रखने का आरोप लगा है। केंद्र सरकार ने आरोपों से इनकार करते हुए दावा किया। उन्होंने कहा कि गैर राजनीतिक समिति ने परेड की झांकियों का चयन किया है। कुछ समितियों को समय की कमी के कारण जगह नहीं मिली। दरअसल हर बार 15 अगस्त पर, माफ कीजिएगा 26 जनवरी पर जो झांकियां निकलती है, जो परेड होती है, उसमें एक निर्धारित संख्या है, निर्धारित पैरामीटर्स है, और उन निर्धारित संख्या के अंदर निर्धारित पैरामीटर को जो अचीव करता है, दरअसल उसे ही 26 जनवरी पर झांकी परेड के दौरान जनपद पर प्रदर्शित करने का मौका मिलता है। लेकिन यहां कहा जा रहा है कि राजनीतिक कारणों से इन्हें बाहर कर दिया। उत्तर प्रदेश का चुनावी समर, यूपी में समाजवादी पार्टी को मिला टीएमसी का साथ। अखिलेश यादव के समर्थन में प्रचार करेंगी ममता बनर्जी। 8 फरवरी को लखनऊ में वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगी ममता बनर्जी। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी ऑनलाइन प्रचार करेंगी ममता बनर्जी। दरअसल अखिलेश यादव ने खुद इस बारे में फोन पर ममता बनर्जी से बात की है। कार्यक्रमों का दिन निर्धारित करने के लिए सपा नेता किरणमय नंदा मिले हैं ममता बनर्जी से, और इस पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, भैया जी कहते हैं यूपी के अंदर अखिलेश को, और दीदी कहते हैं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को। कहें कि भैया और दीदी जी यूपी के अंदर हैं मोदी के खिलाफ। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में अगर सबसे बड़ा उदाहरण वोट के पोलराइजेशन का देखना हो तो जाहिर तौर पे 5 साल में हम उत्तर प्रदेश ऐसा चुनाव है जो देखने को मिलता है। अब अगर ममता बनर्जी खुद का एक भी कैंडिडेट नहीं उतार रही, दूसरी बात है कि ममता बनर्जी चुनाव प्रचार करेंगी भैया जी के लिए, और तीसरी बात यह है कि ममता बनर्जी जल्दी आने वाले दिनों में वाराणसी जाएंगी, जो कि प्रधानमंत्री मोदी की क्षेत्र है। ऐसे में अब आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 7 चरणों की विधानसभा के चुनाव होने हैं, और पहले चरण में मतदान 10 फरवरी को है, अंतिम चरण में मतदान 7 मार्च को है, चुनाव के नतीजे 10 मार्च को हैं। इसमें 8 फरवरी को लखनऊ में वर्चुअल रैली भी है, और ये तमाम चीजों के बाद अब आपको बता दें कि दोनों की, जैसा आपने बताया कि बातचीत हुई है, और अखिलेश यादव के साथ लखनऊ में ममता बनर्जी चुनाव प्रचार करेंगी। उसके बाद वो अलग अलग जगह जाकर भी चुनाव प्रचार करेंगी। अपना एक भी कैंडिडेट। इसमें एक और एंगल जो मुझे नजर आ रहा है, मैं आपसे उस पर रिएक्शन चाहूंगा, क्योंकि एक वक्त था कांग्रेस प्रमुख विपक्षी पार्टी के तौर पर थी, सभी को अपने अम्ब्रेला का नीचे लेती थी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जीती, उसके बाद उन्होंने कांग्रेस को लेकर कई बयान दिए। अब समाजवादी पार्टी का यूपी में समर्थन करना, एक तरफ बहन जी है और दूसरी तरफ नारा लड़की हूं, लड़ सकती हूं, दोनों से इतर सपा का साथ देना, क्या ये माने कि तीसरे समीकरण जो है, जिसे हम कहते हैं कि तीसरी धारा, उसकी तरफ ममता बनर्जी बह रही है, जिसमें वो खुद को प्रमुख बनाना चाहती है? देखिए, ये सबसे बड़ी वजह है। मुद्दा ये है कि उत्तर, हमेशा एक कहावत है कि यूपी के चुनाव दिल्ली तक लेकर आते हैं जी, दिल्ली का रास्ता तय करते हैं। जब वेस्ट बंगाल के चुनाव हुए थे विजेंद्र, और उस समय किस तरह का माहौल हो गया था, और यहाँ तक कहा जा रहा था कि इस बार नरेंद्र मोदी वर्सेस दीदी हैं, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भारी पड़ेगी दीदी पर, इस तरह की बातचीत भी थी, और इस तरह के पोल्स भी, जो प्री पोल के बाद का जो सर्वे था वो भी आया था। लेकिन फिर दीदी ने पटकनी दी, और उस दिन के बाद से ममता बनर्जी सोच रही हैं कि अगर एक वो फ्रंट की, जो आपने तीसरी धारा की बात की, अगर थर्ड फ्रंट बनता है तो उसमें सबसे प्रोमिनेंट फेस होगा ममता बनर्जी। ममता बनर्जी अखिलेश के साथ इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी किसी भी सूरत में हारती है तो ममता बनर्जी के लिए दिल्ली के दरवाजे या 2024 के दरवाजे पूरी तरीके से खुलने की उम्मीद। बिल्कुल अदिति, और इसके लिए बनारस को चुना गया। कम शब्दों में मैं आपसे जानना चाहूंगा, बनारस में वर्चुअली प्रचार ममता बनर्जी कर रही है, मोदी को सीधी टक्कर देने की कोशिश। अगर मोदी जीतेंगे तो जाहिर है, हो सकता है वहां उस अलग तरीके के समीकरण। अगर जो पिछली बार का जीत का प्रतिशत वो कम होता है, उसका क्रेडिट भी ममता बनर्जी को जाएगा, कद बढ़ेगा? जाहिर तौर पे ममता बनर्जी को जाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी सीधी टक्कर उन्होंने पहले वहां पर ली, उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में लेना चाहती है, और उत्तर प्रदेश में भी सीधे वहां जाके जो नरेंद्र मोदी के दिल के करीब है, जहां पे अभी बहुत मेगा शो नरेंद्र मोदी ने किया है, और वहां पे अगर जरा सा भी ग्राफ गिरता है तो ममता बनर्जी कट जाता है। ममता बनर्जी वहां जाकर अपनी भाषा में भी बात कर सकती हैं, वो देश की हिंदी भाषा में बात करेंगी और कनेक्ट कराने की कोशिश करेंगी, और वो सब बताना चाहेंगी कि क्यों जरूरी है
कि सपा सरकार आए, ना कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि देश के कोने कोने में क्या कुछ हुआ और वो फिर अपने चुनाव का भी उदाहरण देंगी, महिला होने की भी बात करेंगी और तमाम चीजों की बात करेंगी, क्योंकि किसी भी शर्त में ममता बनर्जी चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अदिति, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा कर दें। फिर के बाद आपका स्वागत है। पंजाब में लव कुमार गोल्डी के लिए रॉयल्टी सबसे ऊपर है। गढ़शंकर के पूर्व विधायक लव कुमार गोल्डी कैप्टन के साथ हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुद्दे पर ली जा रही थी विधायकों की राय। नवजोत सिंह सिद्धू से हो रही थी कैप्टन अमरिंदर सिंह की तुलना। इस पर गोल्डी ने दिया दो टूक जवाब। कहा, लोगों का जीवन खप गया, क्या नौसिखिए गद्दी संभालेंगे। सोमवार को गोल्डी समर्थकों सहित पंजाब लोक कांग्रेस में शामिल और कांग्रेस छोड़कर कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी से जुड़े हैं गोल्डी, क्योंकि लॉयल्टी जरूरी है। आखिर अलग हो रही साउथ की एक खूबसूरत जोड़ी। अभिनेता धनुष और ऐश्वर्या ने लिया अलग होने का फैसला। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत की बेटी हैं ऐश्वर्या। पिछले 3 साल से दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई थी। 18वीं शादी के सालगिरह के 2 महीने बाद अलग होने का फैसला लिया गया और एक खूबसूरत जोड़ी, साउथ की नहीं पूरे हिंदुस्तान की, अब अलग होने का फैसला लिया। गोवा में राजनीति का केंद्र बने मनोहर पर्रिकर के पुत्र उत्पल दरअसल पणजी से बीजेपी टिकट नहीं देने पर बना बड़ा मुद्दा। आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले की उम्मीदवार बनाने की पेशकश। इसके बाद शिवसेना सांसद संजय राउत ने उत्पल का समर्थन किया और समर्थन करते हुए कहा कि अगर उत्पल निर्दलीय लड़ते हैं तो देना चाहिए सभी को समर्थन। यानी शिवसेना, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, तृणमूल, गोवा फॉरवर्ड पार्टी सभी संयुक्त रूप से दे उत्पल पर्रिकर को समर्थन, यानी कि उनके खिलाफ किसी प्रत्याशी को ना उतारा जाए। हरक सिंह रावत को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस में मतभेद है। दरअसल रविवार को बीजेपी से निकाले गए हैं हरक सिंह रावत। हरक सिंह रावत के कांग्रेस में लौटने की पूरी संभावना है। हरक सिंह के खिलाफ है कांग्रेस के चुनाव प्रभारी हरीश रावत, लेकिन कुछ स्थानीय और केंद्रीय नेता हरक सिंह के पक्ष में है। ऐसे में हरक सिंह के मुद्दे पर 2 भागों में बढ़ती दिख रही है कांग्रेस और हरीश रावत ने मांग भी की थी कि वो माफी मांगे पहले, और सियासत दोनों के बीच में अलग अलग दिशाओं में बहती है। लेकिन क्या दोनों एक दिशा में कांग्रेस के हाथ को मजबूत करते इस चुनाव में नजर आएंगे, ये देखना होगा। पंजाब के फरीदकोट का राजस्थान से बहुत पुराना रिश्ता है। 13वीं सदी में राजा मोकल ने की थी इस शहर की स्थापना। राजस्थान के भट्टी राजपूत राय मुंज के पोते थे राजा मोकल। मोकलहार नामक इस शहर का नाम बाद में फरीदकोट हो गया। सूफी संत हजरत बाबा शेख फरीद की यात्रा के बाद इसका नामकरण किया गया। दरअसल 1763 में फरीदकोट के सरदार थे हमीर सिंह ब्रार। 1803 में महाराजा रणजीत सिंह की सेना ने नियंत्रण किया था। ब्रिटिश ने पहाड़ सिंह ब्रार को दिया फरीदकोट के राजा का दर्जा और 1948 तक 14 साल फरीदकोट के अंतिम शासक थे हरिंद्र सिंह ब्रार। 2015 में गुरु ग्रंथ साहिब के अपमान की घटना बनी विस्फोटक। पुलिस फायरिंग में 2 प्रदर्शनकारियों के मौत से तनाव भड़का था। फरीदकोट में इसी मुद्दे पर राजनीति 2017 में आम आदमी पार्टी को सफलता की तरफ लेकर गई। फरीदकोट जिले की 3 सीटों में 2 पर आम आदमी पार्टी के विधायक इस वक्त हैं और 1 पर कांग्रेस के विधायक। 26 जनवरी को लेकर आईबी का अलर्ट है। 26 जनवरी के परेड पर आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया है। आईबी ने ड्रोन हमले की आशंका जताई है। आतंकी संगठन वीवीआईपी को बना सकते हैं निशाना। आतंकी भीड़भाड़ वाली जगह पर कर सकते हैं हमला। खालिस्तान लिबरेशन फोर्स कर सकती है हमला। आईबी ने दिल्ली पुलिस को 9 पन्नों का अलर्ट भेजा है और हर बार 26 जनवरी और 15 अगस्त इसको लेकर आईबी अलर्ट भेजती है। अलग अलग जो केंद्रीय
एजेंसियां हैं वो अलर्ट भेजती है और एक बार फिर 26 जनवरी पर आतंक का साया। लेकिन हम जानते हैं कि हमारी सेना, हमारी सुरक्षा के जवान सारी मंशाओं को धूल में मिला देंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।